हमारी आज की कहानी जिस कोरियन फिल्म पर बेस्ड है उसका नाम है माई हार्ट पपी। 2023 में रिलीज्ड और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके पेट्स के प्रति आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया की हैरत अंगेज कर देने वाली फैक्ट्स 1 मिनट में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज हो या फिर ऐसी जगहों का सच जहां से आप गुजर तो चुके हैं लेकिन आपको उनके बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप पर। हमारा नया YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराने से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर अब कोई नहीं रहता, लेकिन एक वक्त पर यहाँ मिन्सो अपनी माँ के साथ रहा करता था। माँ के गुजर जाने के बाद ये घर मानो मिन्सो को काटने दौड़ता है। उनकी यादें इस घर के कोने कोने में बिखरी हुई है जो उसे हर पल अपने बीते हुए माँ की याद दिलाती है। इसीलिए वो इस घर को छोड़कर पास ही के एक फ्लैट में किराए पे रहता है। मिशु एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में काम करता है और उसे हम कागज पर कुछ लिखते हुए देखते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। उसकी आंखें घड़ी पर टिकी हुई है कि कब 6 बजे और वो यहाँ से भाग निकले। और 6 बजते ही उसने कंप्यूटर का बटन ऑफ किया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पर रूनी उसका इंतजार कर रही है, जो कि उनके परिवार का सदस्य है और मिसू उसे बहुत प्यार करता है। उसने जल्दी से रूनी के लिए खाना बनाया और फिर तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल गया। जिस होटल में उसने रिजर्वेशन की थी, वहाँ पहुँचते ही एक स्टाफ उसे कहने लगा कि शादी करने का फैसला जिंदगी का सबसे बुरा फैसला होता है, सिंगल रहना ही बेस्ट है। मगर मीसू उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपनी गर्लफ्रेंड सैम के पास पहुंचा और फिर अपनी जेब से वो कागज निकालकर पढ़ने लगता है। उसकी लिखी बातों को सुनकर सैम को भी समझ आ गया कि मीसू उससे बहुत प्यार करता है और आखिर में मीसू अंगूठी निकालकर उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। सैम भावुक होकर उसे हाँ कर देती है। अब कहानी में हमें जिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मीसू का कजन है और उसने अपने अंकल से पैसे उधार लेकर एक कैफे खोला था जो फिलहाल ठीक से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से उसे एक जिम में बतौर पार्ट टाइमर भी काम करना पड़ता है। उसे इस वक्त पैसों की बहुत तंगी है और ऊपर से उसका फोन भी गिरकर टूट जाता है। ये देखकर उसे रोना आ रहा था कि तभी वो उठ खड़ा हुआ और जिम के अंदर एक सबसे मोटे लड़के को टारगेट करता है और ठान लेता है कि आज वो उसका पर्सनल ट्रेनर बनकर रहेगा। वो मोटा लड़का अपने ही मन से साइकिलिंग कर रहा था। जिन ने आकर उसे कहा इस तरह करने से नहीं होगा, जिस पर वो लड़का कहता है मैं जल्द से जल्द पतला होकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ। और इसके बाद जिन ने एक झूठी कहानी बताई कि मैं भी पहले बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मैंने जिम करके 20 किलो वजन घटाए, तुम्हें भी मेरी तरह एक ट्रेनर की जरूरत है। ये सुनकर वो लड़का जिन को बतौर ट्रेनर हायर करने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी माँ को राजी करवाना होगा। और फिर जिन फोन पर उसकी माँ से बात करके उन्हें मना लेता है। इधर हम मिसू और सान को एक बार फिर साथ देखते हैं। सान दरअसल एक एयर होस्टेस है, इसीलिए मिसू तय करता है कि वह एयरपोर्ट के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लेगा जहाँ पर वो, सान और रूनी एक साथ रहेंगे। तब सान उससे कहती है कि उसे कुत्तों से एलर्जी है, उनके आसपास होने से वो बीमार पड़ जाती है और फिर उसे ये दवा लेनी पड़ती है, मगर प्रेगनेंसी के वक्त ये दवा खतरनाक हो सकती है। ये जानने के बाद मिसू ने तय किया कि वो रूनी को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रखाएगा और इसी सिलसिले में वो अपने कजन और दोस्त जिन से मिलने गया। जिन ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा ये बताओ इंस्टाग्राम में तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? मिसू ने फोन निकाल कर दिखाया तो उसके सिर्फ 30 फॉलोअर्स थे। ये देखकर जिन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है मेरे 30,000 फॉलोअर्स हैं, अगर तुम चाहो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर तुम्हारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई तो रूनी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर सबसे पहले ये बताओ कि तुम मुझे एडवर्टाइजमेंट के कितने पैसे दोगे। ये सुनकर मिसू गुस्सा हो जाता है। फिर जिन ने बताया कि दरअसल इस वक्त उसे पैसों की बहुत तंगी है, उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने मोबाइल का स्क्रीन ठीक करवा सके। जिस पर मिसू बोला कि अगर तुम्हारे फॉलोअर में से कोई रूनी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारे फोन की स्क्रीन ठीक करवा दूंगा। अब घर पहुंचकर मिसू रूनी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि परिवार के नाम पर बस रूनी ही उसके पास रह गया है। उसने उसके साथ ना जाने कितने ही अच्छे और बुरे वक्त देखे हैं, मगर अब उसका और रूनी का साथ कुछ ही दिनों का है। जल्द ही उसे कोई और अडॉप्ट कर लेगा। और उधर हम देखते हैं कि जिन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है
जिसमें रूनी की फोटो देखकर कई सारे फॉलोअर्स उसे मैसेज करते हैं कि वो रूनी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और जिन उनके एड्रेस नोट डाउन कर लेता है और उनके साथ एक एक करके मीटिंग सेट करता है। अगले दिन वो दोनों उनमें से एक फॉलोअर के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लड़की दरअसल जिन की फॉलोअर है और वो रूनी को अडॉप्ट करना चाहती है। घर आते ही उसने उन लोगों को थोड़ा शांत रहने को कहा क्योंकि उसका छोटा बच्चा सो रहा है। फिर उसने बताया कि उसने कहीं पढ़ा था कि कुत्तों के आसपास रहने से बच्चों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और इसी वजह से वो रूनी को अडॉप्ट करना चाहती है कि तभी जिन का मोबाइल फोन बजने लगता है जिससे कि उसका बच्चा नींद से उठ जाता है और वो महिला दौड़कर अपने बच्चे को सुलाने के लिए चली गई। यहाँ पर मीसो जिन पर बहुत गुस्सा करता है कि जब भी छोटे बच्चे आसपास हो तो उन्हें मोबाइल साइलेंट पर रखना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद महिला अपने बच्चे को फिर से सुलाकर बाहर आती है। उसने मिसो से कहा कि वो एक दिन खुद जाकर रूमी से मिलना चाहेगी और तभी मिसो के फोन का अलार्म जोर से बज उठता है जिससे कि उसका बच्चा एक बार फिर उठ गया। वो महिला फिर से दौड़कर बच्चे को सुलाने के लिए अंदर गई और अब मौका पाकर जिन मिसो को खूब डांटता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वो महिला बाहर आकर उन दोनों को चुप रहने को कहा और अपना फोन साइलेंट मोड पर डालने के लिए कहती है। अब वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि दोबारा किसी का फोन बज उठता है और इस बार महिला ने आपा खोकर उन दोनों को बहुत सुनाया। मगर तभी जिन ने कहा कि मुझे लगता है इस बार वो आपका मोबाइल फोन था, जिससे महिला शर्मिंदा होकर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। और फिर वो दोनों एक और क्लाइंट के पास मिलने के लिए आते हैं जो कि रूमी को अपने पास रखना चाहता है। उसका घर देखकर लग रहा है कि वो बहुत अमीर है। साथ ही वो आदमी बहुत साफ सफाई पसंद करता है। मिसो के कपड़े में लगे कुत्ते के बाल को देखकर वो उन्हें साफ करने लगा, जो देखकर मिसो ने उससे कहा कि रूमी दरअसल एक गोल्डन रिट्रीवर है और बरसात में उनके बहुत बाल झड़ते हैं। आपको अडॉप्शन का फैसला लेने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से वो तीसरे क्लाइंट के पास जाते हैं। उस आदमी के बेटे के पास गोल्डन रिट्रीवर प्रजाति का ही एक कुत्ता था, जिसके गुजर जाने के बाद से उसका बेटा बहुत गुमसुम रहने लगा है। और फिर वो आदमी अपने बेटे को बुलाने के लिए गया। यहाँ पर मिसो काफी हताश लग रहा है। जिन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम रूनी के लिए कोई अच्छा सा घर जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर उसे इंस्टाग्राम की एक डॉग हाउस की फोटोज दिखाता है जहाँ के डॉग्स बहुत ही हेल्दी और खुश लग रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है। इतने में उस लड़के का पिता आकर कहता है, मेरा बेटा बहुत उदास है, क्या आप उससे जाकर बात करेंगे? शायद वो आपकी बात सुन ले। अब मिसो ऊपर गया, मगर उस लड़के ने अब भी दरवाजा नहीं खोला। मिसो दरवाजे के सामने बैठकर उसे कहने लगता है, पता है, सुना है कुत्ते मरकर स्वर्ग में जाते हैं और वो जरूर ऊपर से तुम्हें देख रहा होगा, मगर तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसे बहुत बुरा लगता होगा। ये सुनकर उस लड़के ने दरवाजा खोल दिया और मिसो से कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा डॉगी उदास हो। और उसके बाद मिसो ने उसे अपने फोन पर रूनी की कुछ तस्वीरें दिखाई और कहने लगा कि देखो, लगता है ना ये बिल्कुल तुम्हारे डॉगी की तरह। तस्वीरों को देखकर वो लड़का कहने लगता है, ये तो बिल्कुल मेरे ही डॉग की तरह है, मुझे लगता है कि ये मेरा ही डॉग है। मिसो उसे समझाने की कोशिश करता है, ये तुम्हारा नहीं, मेरा डॉग है, इसका नाम रूमी है। मगर वो लड़का गुस्से में बार बार कहने लगता है, ये तुम्हारा नहीं, मेरा कुत्ता है। और इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उस लड़के ने मिसो को एक घूंसा मार दिया और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, मगर मिसो उससे हार जाता है। इधर नीचे उस लड़के का पिता जिन को बता रहा होता है कि मेरा बेटा स्कूल में रेसलिंग चैंपियन है। इतने में वो लड़का नीचे आकर कहता है कि उस आदमी को मेरे कमरे से बाहर निकालो। अब जिन ने ऊपर जाकर देखा तो उसे लगा कि मिसो सो रहा है। उसने उस आदमी से माफी मांगते हुए कहा, दरअसल ये थोड़ा सा परेशान था और थकावट की वजह से इसे नींद आ गई होगी। और एक थप्पड़ में उसे वापस होश मिल आता है और फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। मिसो ने जिन को बताया कि वो लड़का दरअसल रूनी को अपना कुत्ता समझ रहा था और अगर रूनी उसके कुत्ते की तरह बर्ताव ना करे तो हो सकता है कि वो रूनी के साथ ठीक से पेश न आए, और इसीलिए वो दोनों रूनी को वहाँ पर ना देने का फैसला करते हैं। अब बातें करते हुए मिसो अपने पुराने घर के बगल से गुजरा, तभी उसकी नजर ऊपर एक खुली हुई खिड़की पर गई और वो उसे बंद करने के लिए घर के अंदर आता है। इतने सालों बाद घर के अंदर कदम रखते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसे वो रात याद आ गई जब उसकी माँ चल बसी थी। उस वक्त सिर्फ रूनी ही उसके पास था। ये सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। वहाँ से निकलकर वो दोनों डिनर करने के लिए आते हैं और शराब पीते हुए मिसो अपनी माँ को याद करने लगता है कि किस तरह वो छोटे में इतना बदमाशी किया करता था,
कि उसकी माँ को दवा लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। और आज उनके परिवार के इकलौते सदस्य रुनी से उसकी गर्लफ्रेंड को एलर्जी है। रुनी के आसपास होने से मेरी गर्लफ्रेंड को दवा लेनी पड़ेगी, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और ये सब कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर जिन उसे अपना टिश्यू पेपर देता है, जिससे कि मिसो अपने आंसू पोंछ रहा था, मगर जिन भूल गया कि उसी टिश्यू से अभी अभी उसने अपने हाथ पोंछे हैं। टिश्यू पेपर से आंख पोंछने की वजह से मिसो की आंखों में जलन होने लगती है और फिर जिन उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक ले आता है। रास्ते में वो उसे कहता है, याद है बचपन में मैं इसी तरह तुम्हें स्कूल से वापस लाया करता था। इधर सुबह होते ही मिसो को सान का फोन आया, जो उसे पूछ रही है कि पिछली रात फोन करके तुम रो क्यों रहे थे। मिसो ने कहा, वो शायद मैंने शराब ज्यादा पी ली थी। जिस पर सान कहने लगी, अब हम एक परिवार होने वाले हैं, तुम्हें सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। इधर जिन मिसो से कहता है कि हमें रुनी को लेकर उनके अंकल के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है और उनके पास भी एक कुत्ता है। मुझे लगता है कि वो रुनी को जरूर अडॉप्ट कर लेंगे। और इसके बाद वो रुनी को लेकर अंकल के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनका कुत्ता रुनी के साथ खेलने लगता है। अब जिन अंकल से मिलने गया, मगर इसके पहले कि वो कुछ कह पाता, उल्टा अंकल ने उसे कह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास जा रहे हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और उसे कुत्तों से एलर्जी है। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए जिन उनके कुत्ते का ख्याल रखे और बदले में वो जिन को कैफे खोलने के लिए उधार दिए गए पैसे वापस नहीं लेंगे। जिन इस पर राजी हो जाता है, यानी कि वो एक कुत्ता देने गए थे, मगर वापसी में वो अपने साथ 2 ले आए। इस बात पर मिसो जिन को गाड़ी में खूब डांटता है और कहता है कि हमें यहाँ से पार्क जाना होगा, क्योंकि मैंने रुनी से वादा किया था कि मैं उसे खिलाने के लिए पार्क लेकर जाऊंगा। वहाँ पर जिन को एहसास हुआ कि दरअसल मिसो रुनी से बहुत प्यार करता है, तो उन्हें रुनी को किसी ऐसे को अडॉप्शन में देना पड़ेगा जो कि उसका ठीक मिसो की तरह ख्याल रखे। अब रात के वक्त जिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कुत्तों का वो डॉग हाउस देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जगह रुनी के लिए बेस्ट होगी, मगर वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। इसीलिए वो अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में वो चारों खूब मस्ती करते हुए जाते हैं कि तभी बगल से एक गाड़ी जा रही थी, जिसमें एक बहुत ही क्यूट पपी बैठी थी। जिन उसकी तस्वीर लेना चाहता है, मगर उसके फोन का तो स्क्रीन टूट चुका है। इसीलिए वो मिसो का फोन लेकर उसकी तस्वीर खींचने लगता है और खराब रास्ते की वजह से मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है। ये देखकर मिसो जोर से हंस पड़ता है और जिन से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा स्क्रीन ठीक करवाने से नहीं होगा, तुम्हें नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा। इधर जिन को समझ नहीं आ रहा कि वो मिसो से कैसे कहे कि वो फोन दरअसल उसका था, और किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो मिसो से माफी मांगता है। तभी मिसो ने गौर किया कि जिन का मोबाइल तो गाड़ी में रखा है। ये समझते ही वो गाड़ी रोककर फोन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। जिन ने पीछे पीछे दौड़ते हुए कहा कि तुम्हारे फोन की हालत तो मेरे फोन से भी ज्यादा खराब हो गई होगी। अब अपने फोन की हालत देखकर मिसो उल्टा जिन को मारने के लिए दौड़ता है। गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दोनों कुत्ते रास्ते के पास पड़े किसी बक्से की ओर इशारा कर रहे हैं। उसे खोलकर देखा तो उसमें से 4 प्यारे प्यारे पपीज निकलते हैं। उन्होंने फोन में चेक करना शुरू किया कि आसपास यहाँ पर कोई डॉग शेल्टर है या नहीं, और गूगल मैप की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस डॉग शेल्टर में काम करने वाली महिला बताती है कि इन बच्चों को कोई जरूर रास्ते के किनारे फेंक आया होगा, मगर मेरे पास इन्हें रखने के लिए जगह नहीं। मायूस होकर मिसो उन्हें वापस ले आता है। अब उन्हें कुत्तों के साथ वापस देकर जिन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। और फिर जब वो अंदर गया तो उस महिला ने यहाँ की कुत्तों की दुख भरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि उन 4 पपीज को रखने के लिए मुझे यहाँ से 4 कुत्तों को बाहर निकालना होगा, उन्हें फिर से अनाथ कर देना होगा, जो कि मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो सभी जरूरतमंद है। और फिर वो जिन को एक कुत्ता थमाते हुए उसके दुख भरी कहानी उसे बताती है, जो सुनकर जिन उसे अडॉप्ट करने का फैसला करता है। मगर उसमें मिसो को बताने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपने टी शर्ट में छुपा कर ले आता है। अब मिसो उसे पूछता है कि तुम्हारा पेट इतना हिल क्यों रहा है, और जब जिन ने अपना टी शर्ट उठाकर दिखाया तो मिसो हैरानी से उसकी तरफ देखता है। जिन ने बोलना शुरू किया, इस कुत्ते ने मुझे पसंद किया है। मुझे देखते ही ये अपनी जीभ निकालकर हंसने लगा और मैं इसकी मासूम आंखों को देखकर इसे अडॉप्ट करने से खुद को रोक ही नहीं सका। अब वो दोनों सभी कुत्तों को लेकर उस डॉग हाउस की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो कहीं रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो नए कुत्तों की देखभाल करते हैं। अब जब सुबह मिसो की नींद खुली तो बाहर कुत्ते के रोने की आवाज सुनकर उसे ऐसा लगा कि कोई कुत्तों को मार रहा है। जब वो दौड़कर बाहर गया तो उसने देखा कि उस घर का मालिक
अपने कुत्ते को डंडे से पीट रहा है। उसका कहना है कि वो ठीक से खाता पीता नहीं, इसीलिए वो उसे कुत्तों की मीट की दुकान पर बेच आएगा। मीसू ने देखा कि उस कुत्ते की हालत बहुत खराब है। उसे एक मोटे चेन से बांध कर रखा गया है। मीसू का दिल पसीज गया और उसे कुछ पैसे देकर वो उस कुत्ते को छुड़ा लाता है। सुबह सुबह एक नए कुत्ते को मीसू के पास देखकर जिन पूछता है कि अब तुम इसे कहां से उठा लाए। फिर मीसू उसे पूरी कहानी बताता है। मीसू पूछता है कि क्या इतने सारे कुत्तों को वो डॉग हाउस अपने पास रखेगा। जिन ने कहा कि इसका जवाब तो हमें वहां जाकर ही मिलेगा, और इसके बाद वो दोनों उन सभी कुत्तों को लेकर निकल जाते हैं। वो डॉग हाउस दरअसल जेजू नाम के एक आइलैंड पर है, जहाँ जाने के लिए वो जहाज में सवार होते हैं। और आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद वो लोग जेजू आइलैंड पहुँच गए, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो डॉग हाउस नहीं मिल रहा। उस डॉग हाउस की जगह पर उन्हें एक कैफे दिखा। कैफे के मालिक से पूछने पर उसने बताया कि उनके यहाँ काम करने वाली ये महिला जानती है कि वो डॉग हाउस कहाँ पर है, मगर वो महिला जिन को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर पीछा करने के बाद वो महिला आखिरकार थक कर रुक गई। तब जिन ने उसे पूरी बात बताई। महिला ने कहा कि वो उस डॉग हाउस के मालिक से पूछकर उसे बताएगी, और जिन को वहीं कैफे में इंतजार करने को कहती है। इधर कैफे का मालिक जिन को बताता है कि उस डॉग हाउस की मालकिन एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, मगर उसे एक लाइलाज बीमारी है, इसीलिए वो खुद को इन कुत्तों से घेरे रखती है। जिन ने गौर किया कि उस कैफे में बहुत सारी बिल्लियां हैं और उस कैफे का मालिक खुद भी बिल्लियों को बहुत पसंद करता है। यहाँ इन बिल्लियों की वजह से ही बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, और ये देखकर जिन के दिमाग में भी एक आइडिया आया। तभी उस डॉग हाउस की मालकिन का फोन आता है और वो जिन और मीसू को अपने डॉग हाउस बुलाती है। वहाँ वही कैफे की महिला उन्हें मिली, जो उनसे कहती है कि आप अपने कुत्तों को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, मगर मीसू वहाँ की मालकिन से मिलना चाहता है और उसे रूनी के बारे में बताना चाहता है। तब वो महिला उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा कि यहाँ कुत्तों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, और फिर उनकी मुलाकात वहाँ की मालकिन से होती है। मीसू ने बताया कि इसका नाम रूनी है और ये हमारे परिवार के एक सदस्य जैसा है। वो लड़की कहती है, हमें इनका नाम जानने की जरूरत नहीं, हम बस इनका ख्याल रखते हैं और मर जाने पर इन्हें कब्र दे देते हैं। और आपने झूठ कहा कि यह आपके परिवार के सदस्य है, क्योंकि अगर परिवार होती तो आप इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाते। ये सुनने के बाद मीसू और जिन कुत्तों को अपने साथ वापस ले आते हैं। वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि फिलहाल के लिए वो उन कुत्तों को उनके अंकल के घर में रखेंगे, जहाँ पर जिन उनकी देखभाल करेगा, और जल्द से जल्द वो लोग जिन का कैफे दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर इन कुत्तों को रखकर उसके कैफे को डॉग फ्रेंडली बनाया जाएगा। प्लान के मुताबिक जिन सभी कुत्तों को लेकर उसके अंकल के यहाँ आ जाता है, और वहाँ हम देखते हैं कि मीसू जब घर लौटा तो रूनी के खाली बिस्तर को देखकर वो इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वो अपने माँ के पुराने घर गया और पीछे के जंगलों को साफ करने लगता है। उसने तय किया है कि वो यहाँ पर रूनी के लिए एक घर बनाएगा और सैम को लेकर इसी घर में रहेगा। इसके बाद वो सान को फोन करके यहाँ बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। मीसू उसे बताता है कि मैंने रूनी के लिए घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा घर बनाया है, इससे तुम्हें उसे एलर्जी नहीं होगी और वो हमारे साथ भी रह पाएगा। सान कहती है मगर सर्दियों में उसे बाहर ठंड लगेगी, जिस पर मीसू कहता है कि वो एक गोल्डन रिट्रीवर है, उन्हें ठंड पसंद होता है। और उसके बाद वो सान को अंदर ले आता है। घर पे उसकी माँ की लगी तस्वीरों को देखकर सान को समझ आता है कि मीसू अपनी माँ को बहुत याद करता है, और वो उसे कहती है कि हम शादी करने के बाद इसी घर में रहेंगे अपने बच्चे और रूनी के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन बाकी कुत्तों के साथ खेल रहा है, मगर रूनी चुपचाप बैठी हुई है। और तभी वहाँ मीसू को आता देख रूनी खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो उसे घर ले जाने आया है, क्योंकि परिवार हमेशा साथ रहते हैं। और इसके साथ ही ये प्यारी सी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी अगर रूनी की तरह कोई फैमिली मेंबर है तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।